नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ कैफ खान। खबरों से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तीरथ सिंह रावत बने उत्तराखंड के नए सीएम। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दिलाई शपथ। उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर ली शपथ। सीएम बनने के बाद तीरथ सिंह का पहला बयान, बोले पार्टी नेतृत्व की अपेक्षाएं पूरी करूंगा, पर्यटन और तीर्थाटन को आगे बढ़ाएंगे। तीरथ सिंह के सीएम बनने पर पीएम ने दी बधाई। ट्विटर पर ट्वीट कर दिया बधाई संदेश, लिखा आपके नेतृत्व में राज्य प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुएगा। उत्तराखंड में हो सकता है नई कैबिनेट का गठन। मंत्रिमंडल में नए चेहरों को मिल सकती है जगह। बगावत को विराम देने की तैयारी तेज। तीरथ सिंह के सीएम बनने पर कार्यकर्ताओं में जश्न। नैनीताल में समर्थकों ने जमकर की आतिशबाजी, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई। कल महाशिवरात्रि पर कुंभ में होना होगा शाही स्नान। कोविड प्रोटोकॉल के तहत होगी शाही स्नान। पहले शाही स्नान को लेकर सभी तैयारियां पूरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तीरथ सिंह रावत ने बुधवार की शाम उत्तराखंड के नए सीएम के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन में उन्हें शपथ दिलाई। फिलहाल नई सरकार में किसी मंत्री ने शपथ नहीं ली है। इससे पहले भाजपा विधायक दल के बैठक में उन्हें नया नेता चुना गया। बैठक में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के प्रभारी रमन सिंह, रमेश पोखरियाल के अलावा कार्यवाहक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, दुष्यंत कुमार गौतम, यशपाल आर्य, रेखा आर्य समेत उत्तराखंड से भाजपा के तमाम सांसद और विधायक मौजूद रहे। तथा में भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार मैं तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लेने के बाद शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा कि तीरथ सिंह के सांगठनिक और प्रशासनिक अनुभव का लाभ राज्य की जनता को मिलेगा। पीएम ने ट्वीट कर आगे कहा, तीरथ सिंह के नेतृत्व में राज्य नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। तीरथ सिंह रावत को पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई, कहा आपके नेतृत्व में राज्य नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। त्रिवेंद्र रावत की विदाई के बाद अब साफ हो चुका है कि उत्तराखंड की बागडोर तीरथ सिंह रावत के हवाले है। ऐसे में तय है कि नए मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल भी नया होगा। नए मंत्रिमंडल में कौन से चेहरे शामिल होंगे, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। इस सस्पेंस के बीच जहां कईयों मंत्री पद की आसपास जगी है, तो वहीं कई नेता ऐसे भी हैं जिन्हें बाहर होने का डर सता रहा है। निवर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के मंत्रिमंडल में 3 पद अंतिम समय तक खाली रहे। 2 पद मंत्रियों का स्थान शुरू से ही खाली रखा गया था, जबकि 1.5 साल पहले वित्त मंत्री प्रकाश पंत के निधन से खाली पद को भी नहीं भरा गया। त्रिवेंद्र सरकार में शामिल 9 मंत्रियों में 5 मंत्री पद कांग्रेस से आए नेताओं को दे दिए गए थे। बदले राजनीतिक समीकरण के बीच अब यह चर्चा जोरों पर है कि कांग्रेस से आए कुछ नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। जिन सीनियर नेताओं को त्रिवेंद्र सरकार में तरजीह नहीं मिली थी, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के सीएम पद से इस्तीफे पर मुजफ्फरनगर के मीरापुर बीजेपी विधायक अवतार सिंह भड़ाना ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के सीएम को गरीब जनता की हाय लगी है। बीजेपी विधायक अवतार सिंह भड़ाना ने अपनी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि भड़ाना ने रुड़की में एक प्रेस वार्ता के दौरान उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे पर कहा कि उत्तराखंड की गरीब जनता की बददुआ सीएम को लेकर डूबी है। आने वाले समय में उत्तराखंड की जनता अब इन्हें सत्ता का मौका नहीं देगी। वहीं अवतार सिंह भड़ाना ने अपने बयान में कहा कि पिछले दिनों उत्तराखंड में आई आपदा में त्रिवेंद्र सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई। पीड़ित परिवारों को मुआवजा तक नहीं मिल पाया। उन्हें गरीब मजलूम लोगों की हाय सीएम को ले डूबी है। काफ़ी कार्यक्रम थे और कि पिछली 15 दिन पहले मैं फिर पहले आया था किसानों को आंदोलन को लेकर, तो यहाँ से बहुत बड़ा एक समर्थन मुझे मिला था और किसानों ने आज फिर मुझे भरोसा दिया है कि हम किसान की और मज़दूरों की आवाज़ को दबने नहीं देंगे मजबूती से, क्योंकि उस वक्त मैं आया था तो एक बहुत बड़ी घटना
चमेली में और तपोवन में घटना बढ़ी। दिल्ली में आप सभी समर्थकों ने कहा है कि हम अपनी आवाज़ को मजबूती से अब इस देवभूमि से, हरिद्वार से और दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, तो लाखों लोगों की संख्या में लेकर। खबर खटीमा से है, जहां भारतीय जनता पार्टी आला कमान द्वारा जहां लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत को प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया है, तो वहीं तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। सीमांत विधानसभा खटीमा में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने खटीमा के मुख्य चौक पर आतिशबाजी कर तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनने का जश्न मनाया। इस अवसर पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जहां मिष्ठान वितरण किया, वहीं भारतीय जनता पार्टी संगठन से जुड़े तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद का सम्मान मिलने पर हर्ष व्यक्त किया। तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनने के बाद निश्चित ही 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सत्ता में वापसी करेगी। मुख्यमंत्री के रूप में गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत की ताजपोशी हो गई है। भाजपा विधानमंडल दल की बैठक के बाद आज उनके नाम की विधिवत घोषणा के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। वहीं नैनीताल में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाए जाने की घोषणा के बाद मल्ली ताल रामसेवक सभा परिसर में आतिशबाजी व मिष्ठान वितरण कर अपनी खुशी व्यक्त की गई। गोपाल रावत द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के 4 साल के कार्यकाल की प्रशंसा करते हुए कहा कि नवनियुक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी उन्हीं विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और उनकी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड के आम जनमानस को मिला। नए मुख्यमंत्री जी की ताजपोशी पर आज हमने आतिशबाजी की है, मिष्ठान वितरण किया है और सारे कार्यकर्ताओं ने हर्ष का इजहार किया है। भारतीय जनता पार्टी ने नए मुख्यमंत्री के रूप में पूर्व प्रचारक, पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत जी को आज मुख्यमंत्री बनाया है। बड़े सहज सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और आम जनमानस को उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद लाभ मिलेगा। खबर मैंगलोर से है, जहां महंगाई की मार झेल रहे लोगों को सर्राफा बाजार में कुछ राहत मिली है। सोने के भाव में आई भारी गिरावट के बाद सर्राफा बाजार में सोना खरीदने के लिए भीड़ देखी जा रही है। सोने के भाव में 10,000 से भी ज्यादा की गिरावट आने के बाद लोग सोना खरीदारी करने में जुट गए हैं। वहीं सराफा व्यापारियों में भी सोने की बढ़ती खरीदारी को लेकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। लंबे अंतराल के बाद सराफा बाजारों में खरीदारी की भीड़ बढ़ी है। शादियों के सीजन में लोग सोने के गिरने का भाव का फायदा उठाने में जुटे हुए हैं और जरूरत से ज़्यादा पहले सोना खरीदने में लग गए हैं। सोने की दामों में तेजी के तरह उछाल आया था और 58,000 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था। वहीं केडी संवाददाता ने सराफा व्यापारी से खास बातचीत की। हमें पता चला है कि गोल्ड के रेट काफ़ी डाउन हो गए हैं। मार्केट में पहले 54 के आसपास था और अब जैसे 44 हो गया है, तो हम आज इसलिए शॉपिंग के लिए आए थे, कुछ शॉपिंग करने के लिए। बल्कि हमने शॉपिंग की भी है और बहुत अच्छा लग रहा है शॉपिंग करके, क्योंकि पहले जैसे हाई था रेट और अब थोड़ा डाउन है, तो हमें बहुत अच्छा लगा है। पेट्रोल, डीजल और अन्य चीज़ों की कीमत लगातार बढ़ रही हैं, वहीं सोने के जो कीमत है वो लगातार घट रही है। सोने की कीमत 58,000 के करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन अब धीरे धीरे घट के 44,000 प्रति तोला के हिसाब से सोना खरीदा जा रहा है। इस वक्त हम मंगलोर की एक सर्राफ की दुकान पे हैं, जिनके से जानेंगे कि जैसे सोना सस्ता हुआ है तो खरीदारी पे क्या प्रभाव पड़ा है और कितनी इनकी खरीदारी हो रही है। जी, जैसे सोने के भाव लगातार गिर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप, खरीदारी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? पहले जो लोग 5 तोला सोना खरीदना चाहते थे, लेकिन सोना बढ़ने के कारण वो सोने की उनकी बाइंग कैपेसिटी जो है वो 3 तोला हो गई थी, वो दोबारा बढ़कर 5 तोला हो गई है। इससे हमारी मार्केट में भी रौनक दोबारा आ गई है। जहां हम लोग ग्राहक को भी तरस रहे थे, उस समय जब 58,000 रुपये था, लॉकडाउन का स्टार्ट ही खुला ही था, तो लोगों पे पैसा भी कम था, दूसरा रेट इतना ज़्यादा था कि कस्टमर अफोर्ड नहीं कर पाता था। लेकिन अभी दोबारा से मार्केट के अंदर दोबारा रौनक आ रही है। कस्टमर जो है वो भाव कम होने की वजह से उत्सुक भी है, और उसको इस समय क्योंकि ये सब शादियों का सीज़न है, तो कस्टमर आ भी रहा है, चाव के साथ आ रहा है, और उसको ये खुशी भी है कि जहां वो पहले 58,000 रुपये देने के लिए तैयार था, अब 44,000 रुपये में वो सामान लेने के लिए खुश है, बहुत खुश है। तो ये सर्राफ इनका यह कहना था कि सोने की कीमत कम होने से दुकानदारी भी बढ़ी है और मार्केट में रौनक वापस लौट आई है। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलोर।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून शहसत्रधारा रोड किनारे नदी नालों और खालों पर अतिक्रमण कर भूमि परिवर्तन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है, जिसमें देहरादून विकास प्राधिकरण से 4 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट पेश कर ये बताने को कहा गया है कि भूमि का परिवर्तन क्यों और किसकी देखरेख में किया जा रहा है और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी है। इस मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। आपको बता दें, देहरादून निवासी अजय नारायण ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि देहरादून की शहसत्रधारा सड़क के किनारे नदी नालों खालों और बंजर भूमि में अतिक्रमण कर भूमि को परिवर्तन किया जा रहा है। इससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि नदी नालों खालों और बंजर भूमि से अतिक्रमण हटाने के साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। अजय नारायण शर्मा जी जो जनहित याचिका करता है, उनकी ओर से आज माननीय उच्च न्यायालय का अटेंशन अट्रैक्ट किया गया। सहस्त्रधारा रोड जो देहरादून शहर का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है, वहाँ पर कैसे नदी नालों खालों का दिनों रात जो है अतिक्रमण कर करके उनका परिवर्तन किया जा रहा है, जलमग्न भूमि, खाला भूमि, नदी भूमि से बंजर भूमि तक का। और इस मामले को बहुत गंभीरता से लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से 4 सप्ताह में एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। खबर हरिद्वार से, जहां महाकुंभ में अब अलग अलग रंग दिखाई देने लगे हैं। अखाड़ों में जहां धर्म ध्वजा के नीचे धार्मिक क्रियाकलाप आरंभ हो गए, तो वहीं अब अखाड़ों में संतों का पट्टाभिषेक कर उन्हें महामंडलेश्वर के पद पर आसीन किया जा रहा है। बुधवार को पंचायती निरंजनी अखाड़ा में राहुलेश्वरानंद गिरी की जी महाराज का पट्टाभिषेक कर उन्हें महामंडलेश्वर पद पर आसीन किया गया। इस अवसर पर निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशनंद गिरी ने बताया कि राहुलेश्वरानंद गिरी जी महाराज ऋषिकेश से हैं और वो धर्म का परंपराओं का पालन करते हैं। के प्रति और गौ सेवा के प्रति और सनातन धर्म की प्रचार प्रसार के प्रति बहुत सारी जवाबदारी बढ़ी है। आचार्य श्री कैलाशानंद जी गिरी जी ने, महंत श्री रविंद्रपुरी जी ने और दिनेश गिरी जी ने जो आदर दिया है, सत्कार दिया है, तो मैं उनका पूरा मान और सम्मान रखते हुए मैं अपने नियमों पर, सनातन धर्म की क्रियाओं पर खरा उतरने की पूरी चेष्टा करूंगा। महाशिवरात्रि के स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। स्नान में हिस्सा लेने वाले श्रद्धालुओं को बिना कोविड-19 जांच के उत्तराखंड में प्रवेश निषेध कर दिया गया है। गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना की रिपोर्ट और मेला प्रशासन वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, उसके बाद ही वो उत्तराखंड में प्रवेश कर पाएंगे। पुलिस ने उत्तराखंड की सभी सीमाओं पर पुलिस सुरक्षा को बढ़ा दिया है। पीएससी सहित पुलिस बल को उत्तराखंड का सीमा पर तैनात किया गया है ताकि उत्तराखंड में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। फिलहाल कल महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा स्नान है। यहाँ कल शाही स्नान भी होगा महाकुंभ मेला में। तो इस प्रकार का जो है अभी भारत सरकार का जो एसओपी है इस संबंध में जो जारी हुआ था, उसको लागू करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने भी आदेश कर दिया है। तो यहाँ पे बॉर्डर्स में जो है विभिन्न प्रकार का जो है चेकिंग करने का स्थिति होती है। मेला प्रशासन द्वारा इसको पूरा चेकिंग करा करके जो भी एसओपी के अनुसार रजिस्ट्रेशन करके आ रहे हैं उनको एंट्री अलाउ करेंगे। और जिनका जो जिला प्रशासन की ओर से यहाँ पे रैपिड एंटीजन टेस्टिंग का भी जो है सुविधाएं क्रिएट कर रहे हैं, ताकि जो है जो भी जितना संभव है उतने लोगों को हम टेस्टिंग भी करेंगे। अगर कोई पॉजिटिव आ रहे हैं तो उनको जो है हम यहाँ से ही वापस कर देंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां 11 मार्च को हरिद्वार में पहला शाही स्नान होना है। वहीं महाशिवरात्रि के दिन होने जा रहे शाही स्नान के लिए मेला प्रशासन और सरकार की तरफ से स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर दी गई है। 10, 11 और 12 मार्च को हरिद्वार जिले में प्रवेश करने के लिए 72 घंटों के अंदर की कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट और हेल्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। सभी जरूरी दस्तावेज के साथ श्रद्धालुओं को हरिद्वार कुंभ मेले के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने बताया कि इस प्रक्रिया का पालन करते हुए जो भी श्रद्धालु हरिद्वार आएंगे उन्हें ही एंट्री दी जाएगी। स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो एसओपी भारत सरकार ने बनाई थी, उसके बाद स्टेट ने भी बनाई थी, वो 10, 11, 12 3 दिन लागू रहेगी, जिसमें रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है यदि आपको एंट्री लेनी है। साथ ही साथ आरटीपीसीआर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट भी अनिवार्य है।
देखिए, जो एसओपी है उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसको मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने आज से ही काफ़ी सारे चलान भी स्टार्ट किए हैं। और साथ में हम लोग ये भी अपील करते हैं आप लोग के माध्यम से कि जो हमारा पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन कराए, क्योंकि पोर्टल पूरी तरह से ओपन हो चुका है। काफ़ी लोगों ने बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया है। खबर दिनेशपुर से है, जहां प्राचीन शिव मंदिर रामबाग में लगने वाले मेले का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे की धर्मपत्नी व चेयरमैन दिनेशपुर ने फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। बता दें कि रामबाग में हर वर्ष बड़े धूमधाम के साथ शिवरात्रि का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों की भीड़ रहती है। लेकिन इस बार श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम हो गई। लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते सरकार की गाइडलाइन के अनुसार शिवरात्रि मनाई जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मेले को भी उचित दूरी में लगाया गया है। वहीं दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी यहां उचित व्यवस्था की गई है। खबर लक्सर से है, जहां क्षेत्र में इन दिनों बम बम भोले के नारे सुनाई पड़ रहे हैं। दरअसल 11 मार्च को शिवरात्रि का महा त्योहार है। इस खास त्योहार के नजदीक आते ही सड़कों पर भोले की भक्त कांवड़ियों की भीड़ दिखने लगती है। दशकों से चली आ रही परंपरा के अनुसार उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अनेक मंदिरों, खासकर भगवान शिव के मंदिरों पर शिवरात्रि के मौके पर बड़ी तादाद में जलाभिषेक किया जाता है। इस बार भी स्थानीयों के अलावा उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों से हरिद्वार आए कांवड़ियों गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। हरिद्वार में जहां कांवड़ियों की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। हरिद्वार के साथ साथ हरिद्वार देहात क्षेत्र में बम भोलों के नारे से जो हरिद्वार गूंज रहा है, कहीं ना कहीं देहात क्षेत्र में भी उसकी गूंज दिखाई दे रही है। कुछ कांवड़िए हमारे साथ में है, बात करते हैं। क्या नाम है? बोले। विपिन कुमार। विपिन, कहाँ से आ रहे हो? हम हरिद्वार से आ रहे हैं। जल लेकर के आ रहे हो? जी हाँ, जल लेकर। कहाँ जाओगे? तितर वाला। क्या मन्नत मांगी है आपने भोले से? बस यही भोले से मन्नत मांग के हमारा जो घर में सुख शांति और परिवार सुख शांति पूर्वक चलता रहे। सुख शांति और घर में सुख शांति के लिए परिवार चलता रहे। क्या नाम है आपका? मेरा विपिन। विपिन जी। विपिन, कहाँ से आ रहे हो आप? हम भोजपुर हरिद्वार से आ रहे हैं। हरिद्वार से। कहाँ के रहने वाले हो? भोजपुर। भोजपुर जी। अब कहाँ जाओगे? भोजपुर ही जाएंगे जल चढ़ाने के लिए। कहीं ना कहीं कल तक पहुँच जाओगे वहाँ पे? रात तक पहुँचेंगे। रात तक पहुँचोगे। कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? कितना किलोमीटर है? लगभग 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर। क्या मन्नत मांगी है आपने? मन्नत हुई घर में खुशहाली हो, और क्या। घर में खुशहाली हो। कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि तस्वीरों में भी जिस तरीके से हरिद्वार देहात क्षेत्र में और जो भोलों की जो गूंज के जो नारे हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से कल महाशिवरात्रि का त्यौहार है, हरिद्वार ही नहीं देहात क्षेत्र में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो शिवालय हैं उनमें जो भोलों के भक्त हैं वो शिव जी के ऊपर जो जल चढ़ाएंगे। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर। हरिद्वार रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के बैरियर नंबर 5 में कुंभ मेले के लिए आए प्लास्टिक के शौचालय, टैंक आदि रखे सामान के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। जिस स्थान पर यह आग लगी वहां कुंभ मेला प्रशासन ने गोदाम बनाया हुआ था, जिसमें कुंभ मेले के लिए आए प्लास्टिक के शौचालय, टैंक आदि रखे हुए थे। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयंकर थी कि आसमान में काले धुएं का गुबार उठने लगा। आग लगने की सूचना पर मेला प्रशासन के कई अधिकारी पहुंचे। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बामुश्किल आग पर काबू पाया। वहीं मौके पर पहुंचे FSO शिशुपाल नेगी ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। ये धीरवाली में जो कुंभ का सामान रखा होता है उसमें ये जानकारी नहीं हो पाई आग किस तरह से लगी है, वो जांच का विषय है। और जैसे ही हमें सूचना मिली, हमारे यहाँ पर फिलहाल 7 गाड़ियाँ लगी हुई हैं और BHL से भी गाड़ी आई है, BHL CISF की आई है, कुंभ क्षेत्र की आई है, सिडकुल और मायापुर से गाड़ियाँ आई है। आग को नियंत्रित कर लिया गया है और बुझ जाएगी आग। क्या कोई जनहानि भी हुई है इसमें? इतना बड़ा हादसा था। फिलहाल इस अग्नि दुर्घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, सब सामान्य है। रुड़की के खटका गांव में पति व पत्नी के शव उनके घर से मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं गांव में इस घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। दरअसल खटका गांव निवासी 35 वर्षीय युवक होटल में कर्मचारी का काम करता था। वहीं दंपति ने अपने इकलौते 8 वर्षीय बेटे को स्कूल भेजकर घर में ही आत्महत्या कर ली। साथ ही दोनों की मौत की खबर फैलते ही जिले के SSP भारी फोर्स और पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी जुटाई। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही तमाम पहलुओं पर जांच कर हत्या या आत्महत्या दोनों पहलुओं की गंभीरता से जांच करने में जुट गई है। सूचना मिलती लगभग 12:30 बजे का लगभग जो है इधर जो थोड़ा कटखी गाँव में जो है
एक घर पे 2 लोग मृत्यु पड़े ही करके। अभी हमारी टीम मौके पे पहुंचा, अभी हम साक्ष्य संकलन कर रहे हैं, अभी फोरेंसिक का फील्ड में भी आ रहा है, अभी आगे कार्रवाई हम कर रहे हैं। यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में आया तीरथ सिंह का राज, रावत के बदले मिली रावत को कमान। सीएम चेहरा बदलने से खत्म होगा संकट, अब कसी जाएगी असंतुष्टों पर लगाम। बगावत को विराम, आज का मुद्दा रात 8 बजे। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बुलेटिन में। खबर रानीखेत से है, जहां भारत उज्बेकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास डास्टलिक 2 का दूसरा संस्करण रानीखेत के चौबटिया में शुरू हुआ। इसमें भारत की तरफ से 13 कुमाऊं के 45 जवान व अधिकारी और उज्बेकिस्तान की तरफ से सेंट्रल मिलिट्री यूनिट के 45 जवान और अधिकारी भाग लेंगे। आज दोनों देशों के राष्ट्रीय गान के साथ सैन्य अभ्यास का शुभारंभ किया गया। वहीं संयुक्त सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण नवंबर 2019 में ताशकंद में हुआ था। इसी दौरान मेजर जनरल एस.के. शर्मा ने कहा कि यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 10 दिन के इस अभ्यास के दौरान मेन फोकस काउंटर टेररिज्म और काउंटर इमरजेंसी पर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है हमारे लिए ये। आपको पता है कि उज्बेकिस्तान और भारत की जो संबंध है वो बहुत पुराने हैं। महाभारत दिनों से लेकर उसके बाद सिल्क रूट की बातें होती थी, और उसके बाद आपको जैसे कि बताया उज्बेकिस्तान डेलीगेशन लीडर ने कि जब उनको इंडिपेंडेंस मिला तो भारत पहला देश था जिन्होंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया, एक्सेप्ट किया, और उसके बाद से हमारे जो रिश्ते हैं काफ़ी प्रगाढ़ ही होते आ रहे हैं। जहाँ तक कि फ़ौज के संबंधों की बात है, हम दोनों में एक कॉमन प्रॉब्लम हम दोनों फेस करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया आज फेस करती है, वो है टेररिज्म का। और इसी कारण से या इसी को हम मुद्दा बनाया है हमने आज जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं अगले 10 दिनों में इस टीम के साथ। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर रायघाटी गांव में कच्ची शराब फैक्ट्री का भीकमपुर चौकी पुलिस ने भंडाफोड़ किया, जहां मौके से कच्ची शराब व कई 100 लीटर लहन बरामद किया गया। बता दें, रामपुर रायघाटी गांव में लंबे समय से चल रहा था अवैध शराब का काला कारोबार। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें, फैक्ट्री संचालक समेत अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए, जबकि आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस के कई जगहों पर छापेमारी करने में जुट गए हैं। नैनीताल में रह रहे तिब्बती शरणार्थियों ने तिब्बत की आज़ादी के लिए नैनीताल में तिब्बती बाजार बंद रखते हुए नगर में जुलूस निकाला। यहां मल्लीताल स्थित तिब्बती बाजार से जुलूस के रूप में तिब्बती शरणार्थियों ने शांति जुलूस निकाला और यूएन संयुक्त राष्ट्र से तिब्बत को आज़ादी दिलाने की मांग की। आपको बता दें कि सन 1959 में तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद तिब्बत के नागरिकों ने भागकर भारत में शरण ली थी। दलाई लामा समेत अन्य तिब्बती नागरिकों ने सीमा पार करके भारत में शरण लेकर अपनी जान बचाई थी। भारत में रह रहे तिब्बती सभी आज़ाद तिब्बत की मांग करते नजर आ रहे हैं। आज सरोवर नगरी में तिब्बती समुदाय के लोगों ने बड़ी बाजार और मॉल रोड में जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। दर्जनों की संख्या में महिला और पुरुष ने तिब्बत की आज़ादी की मांग करते हुए भारत समेत यूएन व अन्य प्रभावशाली देशों से तिब्बत में हो रहे अत्याचारों को रोकते हुए तिब्बत की आज़ादी की मांग की है। आज के दिन 10 मार्च 1959 को हासा के जनप्रतिनिधियों ने
चीन के खिलाफ पहली बार आवाज़ उठाई थी वहाँ पर, क्योंकि उससे एक हफ्ते पूर्व दलाई लामा जी को उन्होंने अपने एक प्रदीप भोज में उनको निमंत्रण दिया था, जिसमें जाने के लिए सभी ने उनको मना किया था दलाई लामा जी को। तो उसके बाद दलाई लामा जी को रात को 9 तारीख की रात्रि ही दलाई लामा जी भारत के लिए पलायन कर चुके थे वहाँ से, जिसका खबर पूरी देश को, जनता को, लहासा की जनता को जब पड़ी तो उन्होंने पहली बार चीन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्णागिरी धाम के पास बूम बहमदेव एलिफेंट कॉरिडोर में पार्किंग के टेंडर पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने के साथ ही कोर्ट ने सरकार सचिव, वन सचिव, वित्त, डीएम, एसडीएम समेत अन्य को नोटिस जारी कर सभी पक्षकारों को 23 मार्च तक जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 24 मार्च की तिथि नियत की है। आपको बता दें, अमित खोलिया समेत अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा है कि 3 फरवरी को एलिफेंट कॉरिडोर की जमीन पर टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें 29 मार्च से 1 साल के लिए पार्किंग का संचालन का टेंडर किया जाना है। याचिका में कहा गया है कि पूर्व में हाईकोर्ट में सरकार खुद कह चुकी है कि इस वन भूमि में किसी भी तरह से पार्किंग नहीं की जाएगी। तो इसको लेके याचिका दायर की गई थी कि वन भूमि को बिना फॉरेस्ट कंजर्वेशन, इसमें 1 वर्ष के लिए जो अगले मेले तक के लिए एक टेंडर निकाला गया है कि इसमें एक फॉरेस्ट लैंड है, उसको पार्किंग के लिए अलॉट किया जा रहा था और उसमें मेलाधिकारी द्वारा 3 फरवरी को टेंडर निकाला गया था। तो इसमें वन विभाग की भी आपत्ति थी और इसके अलावा पूर्व में भी हाईकोर्ट के आदेश थे। तो इसको लेके याचिका दायर की गई थी कि वन भूमि को बिना फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के प्रावधानों का पालन किए टेंडर के लिए दिया जा रहा है और कमर्शियल यूज किया जा रहा है, जिस पर कोर्ट ने टेंडर प्रक्रिया पर फर्दर रोक लगा दी है और साथ ही सभी रेस्पोंडेंट्स को डायरेक्ट किया कि अपना रिप्लाई फाइल करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।